भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नाजरीन आदाब, किस्तवार मालूमाती प्रोग्राम ख्वाबों का सफ़र लेकर हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अपने इस प्रोग्राम में हम आपको अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करते हैं। हौसला, लगन और मुस्तकिल मिजाजी, ये 3 लफ्ज़ कहने को तो सिर्फ 3 लफ्ज़ हैं, लेकिन इनमें दुनिया के सबसे बड़े से बड़े मसले और संगीन से संगीन परेशानी का हल छुपा हुआ है। अगर आप में हौसला है, कुछ कर गुजरने की लगन है और आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी है, तो यकीन मानिए कोई भी चीज़ मंजिल तक पहुंचने से आपको नहीं रोक सकती। और इसका अमली सबूत है एक ऐसी औरत की ज़िंदगी जिसने माफ़ी हालात में भी हौसला नहीं हारा, लगन का दामन नहीं छोड़ा और थक कर बैठ नहीं गई। इन सब का नतीजा ये निकला कि आज इनका नाम पूरी दुनिया में बड़े ही एहतराम से लिया जाता है और हमेशा लिया जाता रहेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैरी क्यूरी की। हम में से ज़्यादातर लोग इन्हें मैडम क्यूरी के नाम से जानते हैं। मैडम क्यूरी की पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद से भरी हुई थी। मैडम क्यूरी ने उन हालात में खुद को संभाला जब आम लोग बिखर जाते हैं। उनकी लगन का नतीजा ये है कि उन्हें उनकी खिदमत के लिए 2 शोबों में नोबल इनाम से नवाजा गया। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि मैडम क्यूरी पहली ऐसी खातून हैं जिन्हें नोबल इनाम मिला? इतना ही नहीं, वो 2 शोबों में नोबल इनाम हासिल करने वाली इकलौती खातून हैं और 2 अलग अलग फील्ड्स में नोबल पाने वाली वो इकलौती साइंसदान भी हैं। ये मैडम क्यूरी भी अजीब मुसीबत पल्ले पड़ी है। कहां से लिखूं इनके ऊपर एक पेज का मजमून? अगर ना लिखूं तो पूरी क्लास के सामने मैम कान खींचेंगी। अब इतनी रात भी हो गई है, नींद भी नहीं आ रही। अब और नहीं जागा जाता। एक काम करता हूं, सुबह देखेंगे इन मैडम क्यूरी और इनके मजमून को। अभी हम तो चले सोने। अब्बू, वो भी वक्त से पहले? बहुत अच्छा मौका है। उनसे मैडम क्यूरी के बारे में पूछ लेता हूं, यही सही रहेगा। बेटा, मैडम क्यूरी एक ज़हीन स्टूडेंट थीं। उन्होंने पढ़ाई पर इतना ध्यान दिया कि अपनी सेहत तक की फिक्र छोड़ दी।
और एक दिन ये हुआ कि वो क्लास में बेहोश ही हो गईं। उनके टीचर प्रोफेसर पैरट को उनसे हमदर्दी थी। वो जानते थे कि क्यूरी का कोई दोस्त नहीं है, सो उन्होंने उन्हें अपने घर एक पार्टी में इनवाइट किया। उसी पार्टी में पियरे क्यूरी भी आए थे। पियरे क्यूरी बहुत शर्मीले लेकिन ज़हीन इंसान थे। उन्होंने मैरी क्यूरी को अपनी लैब में असिस्टेंट का काम दिया। फिर क्या हुआ अब्बू? आपको जल्दी से खाना खा लेना चाहिए ताकि सुबह जल्दी से उठ सकें। और रेहान, तुम्हें जरा भी सब्र नहीं है? अम्मी, मुझे स्कूल से होमवर्क मिला था और उसी बारे में अब्बू से बात कर रहा हूँ। क्या? या खुदा। तो रेहान, कल तुम्हारे स्कूल के लिए टिफिन में चिकन बिरयानी पक्की। यस। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज। फिर अब्बू? मैडम क्यूरी ने ग्रेजुएशन के बाद पोलैंड वापस लौटने का फैसला किया ताकि वहां जाकर पढ़ा सके। उन्होंने पियरे के साथ तहकीक का काम जारी रखा और साथ साथ काम करते करते एक दिन दोनों को एहसास हुआ कि वो एक दूसरे को चाहने लगे हैं। रिहान बेटा, उठ जाओ, तुम्हें नींद आ रही है। तुम अब ज्यादा जाग नहीं सकते हो। चलो, वरना सुबह फिर उठने में दिक्कत होगी। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे बिस्तर तक पहुंचा देता हूं। और मेरी भी इशा की नमाज का वक्त हो गया। चलो आओ। गुड। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो। मैंने शायद आपको कहीं देखा है। कहाँ देखा है? अरे आप तो मैडम क्यूरी हो ना? अरे टीचर ने आपके बारे में बताया था और आपकी एक पिक्चर हमारी लाइब्रेरी में भी लगी है। ओहो, माय प्लेजर। मैम, आपसे एक मदद चाहिए थी। हाँ हाँ बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। एक्चुअली हमारी टीचर ने आपके बारे में एक मजमून लिखने के लिए बोला है, तो आप प्लीज अपने बारे में बताइए ना। वाई नॉट, वाई नॉट। मेरा नाम तो तुम जानते ही हो। जी जी, मैडम क्यूरी। नहीं, ये मेरा पूरा नाम नहीं है। मेरा पूरा नाम है मैरी स्क्लोडोस्का क्यूरी। मेरी पैदाइश 7 नवंबर 1867 को पोलैंड में हुई थी। मेरे माँ बाप स्कूल टीचर थे। माँ के अचानक इंतकाल से घर की माली हालत बिगड़ गई। मैंने 24 साल की उम्र में ग्रेजुएशन किया। उस वक्त वॉर्सो यूनिवर्सिटी में लड़कियों को दाखिला नहीं मिलता था, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं पेरिस की सोरबोन यूनिवर्सिटी में दाखिला लूंगी। क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए ये ख्वाहिश दिल में ही रह गई। हमने फैसला किया कि मेरी बड़ी बहन डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए पेरिस जाएगी और मैं घर पर ही रहूंगी। जब मेरी बहन डॉक्टर बन जाएगी तो वो मुझे पेरिस बुलवा लेगी। ओहो, आपने काफी सैक्रिफाइसेस किए। हाँ, मैं 4 साल तक स्कूल टीचर की तरह काम करती रही और आखिरकार एक दिन मेरी बड़ी बहन का पेरिस से मेरे लिए बुलावा आ गया और मैं पेरिस चली गई। एक मिनट। दरअसल हमारी टीचर कहती हैं कि हिस्टोरिकल डेट्स को मजमून में जरूर मेंशन किया करो। तो आप प्लीज बताएंगी कि आप पेरिस कब गई थी? मैं 9 नवंबर 1891 में रेल के जरिए पेरिस गई। ओह, तो फिर आप पेरिस गई और आराम से पढ़ाई की? आराम से कहाँ, अभी तो काफी दिक्कतें बाकी थी। बहन और बहनोई के साथ रहने की वजह से मैं स्टडी पर तवज्जो नहीं दे पा रही थी, इसलिए मैंने एक अलग कमरा किराए पर ले लिया। वहाँ भी मुझे बहुत दुश्वारियाँ हुई, लेकिन मैं डटी रही। ग्रेट। मैंने ब्रेड और चाय पर गुजारा किया, लेकिन अपनी पढ़ाई जारी रखी।
1894 में मैंने तजुर्बागाह में काम करना शुरू कर दिया। पेरिस में मेरी मुलाकात एक साइंटिस्ट से हुई, प्रोफेसर क्यूरी से। उनसे ही बाद में मैंने शादी कर ली। अब तुम फिर से नहीं पूछोगे तो नोट कर लो अपने दिमाग में, हमारी शादी 1895 में हुई थी। ओहो, नाइस। मतलब साइंटिस्ट कपल। हाँ, हम दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। हमने एक गोदाम जैसे कमरे में लैब बनाई। इसी लैब में हमने नई नई चीजें दरियाफ्त की। क्या क्या? 1898 में हमने पोलोनियम की खोज की। जानते हो उसका नाम पोलोनियम हमने किसके नाम पर रखा था? नहीं। अपने मुल्क पोलैंड के नाम पर। ओके। कुछ ही महीनों बाद हमने रेडियम की खोज की इलाज मर्ज के लिए। हमारी ये खोज बहुत बड़ी खोज तस्लीम की जाती है। 1903 में मैंने अपनी पीएचडी पूरी की और उसी साल मुझे और मेरे शौहर को रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए नोबेल इनाम मिला। वाओ, दैट्स ग्रेट। हमारी 2 बेटियां थीं। साइंस के साथ साथ उनकी देखभाल भी मेरे जिम्मे थी। मेरे शौहर पियरे क्यूरी एक सड़क हादसे में मारे गए, तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। So sad। 1911 में मुझे केमिस्ट्री का नोबेल इनाम मिला। 2 नोबेल? मतलब आपके घर पे एक नहीं 2 मेडल हैं? 2 नहीं 4। 4? हाँ, मेरी दोनों बेटियों को भी नोबेल इनाम मिला। That's wonderful। मतलब पूरी फैमिली को नोबेल। मेरी बड़ी बेटी आयरीन को 1935 में केमिस्ट्री का नोबेल इनाम मिला और मेरी छोटी बेटी ईव क्यूरी को 1965 में अमन का नोबेल इनाम मिला। अरे आपने तो वाकई में कमाल कर दिया। ओहो, थैंक्स। नाजरीन, मैडम क्यूरी की कामयाबी की कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। मैडम क्यूरी पेरिस यूनिवर्सिटी की पहली खातून प्रोफेसर भी थीं। मैडम क्यूरी को ना सिर्फ फिजिक्स में बल्कि केमिस्ट्री में भी महारत हासिल थी। उन्होंने 2 चीज़ों की इजाद की जिन्हें हम पोलोनियम और रेडियम के नाम से जानते हैं। कई अहम साइंसी नज़रियात मैडम क्यूरी ने ही दुनिया को दिए। मैडम क्यूरी की हौसला और उनकी कामयाबी की फहरिस्त इतनी तवील है कि उनका जिक्र करने के लिए ये प्रोग्राम भी नाकाफ़ी है। आइए उनके सफ़र ज़िंदगी पर मबनी इस मुख्तसर पेशकश को देखते हैं। रेहान बेटा जल्दी आओ। जी अब्बू, आया। रेहान स्कूल जाने के लिए तैयार होकर आ चुका है। रेहान आज बहुत खुश है क्योंकि मैडम क्यूरी के मजमून को वो खत्म कर चुका है। बेटा रेहान, रात में मैं तुम्हें मैडम क्यूरी के बारे में ज्यादा नहीं बता सका। चलो अब बता देता हूँ। जी अब्बू, जरूर। नोबेल प्राइज मिलने के बाद इस जोड़ी को उनकी यूनिवर्सिटी ने तहकीक के लिए तजर्बागाह दी ताकि वो तहकीक का काम आगे बढ़ा सके। मैंने अब्बू को बताया नहीं कि मैंने ख्वाब में मैडम क्यूरी को देखा है और उनके बारे में मुझे बहुत सारी जानकारी मिल गई है। और अब तो अब्बू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। मुझे लगता है इस बार मेरे 100 आउट ऑफ 100 ही आएंगे। बारिश के मौसम में अपने में खोए हुए मैडम क्यूरी के शौहर जा रहे थे कि एक सड़क हादसे में उनकी जिंदगी का खात्मा हो गया। मैडम क्यूरी इस हादसे से टूट कर रह गईं। बाद में उन्होंने अपने मरहूम शौहर की बात याद की कि अगर उन दोनों में से कोई एक गुजर जाए तो दूसरे को काम जारी रखना होगा। चलो रेहान बेटा, तुम्हारा स्कूल आ चुका है। दिल लगा के पढ़ाई करना, ठीक है? जी अब्बू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाकई मैडम क्यूरी की तो बहुत सैड स्टोरी है। उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी गम देखे हैं।
रिहान, वंडरफुल। कहाँ से ले इतनी मालूमात मैडम क्यूरी के बारे में? बहुत सारी किताबों से मैडम। अरे मैम, आप यहाँ कब आई? बस अभी आई हूँ, सोचा तुमसे मिल के जाऊंगी। अच्छा किया जो आप यहाँ आ गई। अब जबकि आप यहाँ आ गई हैं, तो मुझे जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। रिहान, मैं भला तुम्हें क्या सिखा सकती हूँ? मैम, मुझे जो कुछ भी पता है वो आपकी दी हुई तालीम का ही नतीजा है। वरना आजकल ऐसे टीचर्स कहाँ मिलते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को क्लासरूम के बाहर भी कुछ सिखा सकें। नहीं रिहान, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी के टीचर्स भी स्टूडेंट्स की बहुत मदद करते हैं। बस वो सिर्फ तुम बच्चों को एक अच्छा स्टूडेंट ही नहीं बल्कि बेहतर इंसान बनाने की कोशिश हर वक्त करते रहते हैं। ऐसा आपको इससे लगता है क्योंकि आप खुद एक नेक दिल इंसान हैं और आप दूसरों में अच्छाई ढूंढती हैं। पर आजकल के टीचर्स बहुत सख्त होते हैं। अगर थोड़ा मजाक कर लिया तो समझ लीजिए पनिशमेंट आने ही वाली है। सब कुछ समझने की तुम्हारी अभी उम्र नहीं हुई है। तुम जब बड़े हो जाओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि थोड़ा बहुत सख्त होना कोई गलत बात नहीं है और जिंदगी में तंजीम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तुम कभी भी किसी भी काम को अंजाम नहीं दे पाओगे। मैम, अगर आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ। अच्छा रेहान, तुमने जो वो मैडम क्यूरी पर मजमून लिखा था ना, वो वाकई काबिले तारीफ है। शुक्रिया मैम, उस पे मेरी अब्बू ने बहुत मदद की थी और मेरा तो होमवर्क ही खत्म नहीं हो रहा था और मैं थक के सोने वाला था। पर शुक्र है कि अब्बू सही वक्त पर पहुंच गए। वाह रेहान, तुम्हारे अब्बू तो काफी ज़हीन इंसान लगते हैं। हाँ मैम, वो अपने वक्त में हमेशा टॉप करते थे और उन्हें किताबों से बहुत लगाव है और वो जन्मदिन पे भी किताबों के सिवा और कुछ नहीं मांगते थे और इरसलान भी उनकी तरह ही है। वैसे इरसलान को तो ट्यूशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही पढ़ लेता होगा, है ना? हाँ मैम, मेरे भाईजान तो किताबी कीड़ा हैं। आप किताब से जुड़े कोई भी सवाल पूछ लीजिए, वो जल्दी आंसर दे देंगे। ये भी तो एक हुनर ही है। पढ़ाई में मसरूफ रहना कोई गलत बात नहीं है। तुम दोनों के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन मुकाम तो एक ही है। जी मैम, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। वैसे रेहान, तुम्हारी अम्मी क्या करती हैं? वैसे तो उन्होंने MBA मुकम्मल करने के बाद नौकरी कर ली। ओह। मेरी दादी कभी नहीं चाहती थी कि घर की औरतें बाहर जाके नौकरी करें। देखो रेहान, अगर पुराने जमाने के ख्यालात से अगर हम लोग चलते रहे तो हमारे मुल्क की औरतें कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि हमारे मुल्क की औरतों को भी वही अहमियत मिलनी चाहिए जितनी कि मर्दों को। सोचो, आजकल की औरतें क्या कुछ नहीं कर सकती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आजकल की औरतें तो बहुत एडवांस्ड हो गई हैं। हाँ रेहान, पहले के जमाने में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हुआ करती थी, जहाँ सिर्फ मर्दों की ही चलती थी। औरतें सिर्फ घर में रहती थीं, ना ही उनको तालीम लेने की और ना ही उनको नौकरी करने की इजाजत मिलती थी। या अल्लाह, मतलब उस वक्त एजुकेशन सिस्टम सिर्फ लड़कों तक ही सीमित था। हाँ रेहान, इसके अलावा भी उनका बहुत सारे हुकूक से कोई नाता नहीं था। यहाँ तक कि वोट देने की भी इजाजत नहीं थी उनको। क्या? पर ये कैसे मुमकिन हो सकता है मैम? ऐसा इसलिए हो सकता था क्योंकि उस वक्त औरतों के किरदार सिफर के बराबर थे। और रेहान, ये बहुत दुख की बात है, किसी ने इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाई। और तो और वो वक्त था चाइल्ड मैरिज का भी। मतलब मैम, उस वक्त का लॉ अलग था। हाँ रेहान, बिल्कुल सही सोच रहे हो। सती का दौर औरतों के लिए सबसे खौफनाक था। सती का दौर? वो क्या होता है मैम? मतलब उस वक्त जिन औरतों के शौहर गुजर जाते थे उनको शौहर के साथ चिता पर जला देते थे और ये दौर ब्रिटिश सरकार ने बंद करवा दिया था। तब कौन सा साल था मैम? रिहान, वो ये 1829 की बात है। हमारे मुल्क की आज़ादी से पहले लगभग 40 मुकदमे दर्ज करवाए गए थे सती के। शुक्र है कि अब हमारे देश ने बहुत तरक्की कर ली है और औरतों को उनका सही दर्जा मिल गया है। मैम, एक सवाल, क्या उस वक्त में
बाहर के इलाकों में ऐसा दौर हुआ करता था? औरतों के हालात इतने अच्छे नहीं थे बाहरी इलाकों में। हालांकि उन्हें थोड़ा बहुत हक मिल जाता था जो पॉलिटिकल पार्टी उनके लिए लड़ती थी, लेकिन सियासी आज़ादी उन्हें नहीं थी। क्या मैम उस वक्त दुनिया के हर कोने में औरतों का यही हाल था? हाँ, और ब्रिटेन में जब कोई औरत शादी करती थी वो अपना वक्त सिर्फ घर में ही गुजारती थी। औरतों को घर के कामों में ही मसरूफ रहना पड़ता था। नौकरी या पढ़ाई जैसे एक नामुमकिन सा ख्वाब था। पैसे कमाने की जिम्मेदारी सिर्फ घर के मर्दों की ही हुआ करती थी। औरतों के नसीब में सिर्फ घर को और बच्चों को संभालना ही होता था। ओहो, ये तो काफी गलत बात है मैम। और जिन औरतों की शादी नहीं हो पाती थी उन्हें सर्वेंट या सेमेस्ट्रेस की नौकरी ही मिलती थी, और यहाँ तक के मुआशरे में उनका दर्जा बहुत ही नीचे था। और लोगों की सोच तो ये तक थी कि जिन औरतों की शादी नहीं हुई उनमें जरूर कोई कमी होगी। ये तो बहुत गलत बात है मैम। 19वीं सदी के आखिर में सिर्फ एक ही लेडी डॉक्टर उभर के आ पाई थी। उनका नाम क्या था मैम? और क्या उनके बाद ऐसे लेडी डॉक्टर्स आने शुरू हुए? उनका नाम था एलिजाबेथ गैरेट एंडरसन, और उस वक्त की वो सिर्फ एक ही लेडी डॉक्टर थीं, और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। किस तरह की परेशानी मैम? देखो रिहान, एलिजाबेथ एंडरसन एक लेडी डॉक्टर होने की वजह से मर्द मरीज उनके पास चेकअप करवाने के लिए हिचकिचाते थे, क्योंकि उन दिनों डॉक्टर सिर्फ मर्द ही हुआ करते थे और एक लेडी डॉक्टर के पास जाने के लिए वो राजी नहीं थे। फिर एलिजाबेथ एंडरसन के साथ क्या हुआ मैम? जैसे जैसे वक्त गुजरा एलिजाबेथ एंडरसन को लोग अपनाने लगे और तब जाके उनको कामयाबी हासिल हुई। लेकिन औरतों के हालात तब भी कुछ ठीक नहीं थे। वो सब्र के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थीं। तब इंग्लैंड की क्वीन तो विक्टोरिया थी ना, जो खुद एक औरत थी। क्या उन्होंने औरतों को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ नहीं किया? नहीं, ताज्जुब की बात तो ये है कि महारानी विक्टोरिया ने यहाँ तक कहा कि औरतों को सिर्फ मर्दों का, उनके घर और बच्चों का ख्याल रखने के लिए ही बनाया गया है, और औरतों को सिर्फ इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है मैम। ये औरतों के लिए बेहद बुरी खबर थी शायद। उस वक्त के जो पुराने ख्यालात वाले लोग थे उनके लिए तो जैसे महारानी की जुबान से निकले हुए अल्फाज जैसे एक तोहफे से कम नहीं थे, और मर्दों ने इन्हीं अल्फाजों को अपनी ताकत बना ली, उन औरतों को रोकने के लिए जो समाज से लड़के आगे बढ़ना चाहती थीं। सही कहा मैम। मैरी क्यूरी को भी तो इनकार कर दिया था नोबेल प्राइज की सेरेमनी में आने के लिए। सिर्फ उनके शौहर पियरी क्यूरी को ही इजाजत दी थी नोबेल का इनाम लेने के लिए। और जब पैरी क्यूरी ने ये कहा कि वो अपने पति के बगैर नोबेल इनाम नहीं लेंगी, तो नोबेल हुकूमत को उनके आगे झुकना ही पड़ा। हाँ मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैडम क्यूरी हम सबके लिए एक बड़ी मिसाल बन गई हैं। हाँ रेहान, हुनर और काबिलियत सिर्फ मर्दों की जागीर नहीं है, बल्कि एक औरत भी अपनी कामयाबी की बुलंदियों को छू सकती है, अगर सही जज्बा हो तो। अरे वाह रेहान, तुम तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हो। मैं दुआ करूंगी कि लोगों की सोच तुम्हारी तरह नेक हो। मैम, सबकी सोच धीरे धीरे बदल जाएगी, क्योंकि आजकल मैडम क्यूरी की तरह ही काबिल औरतें आने लगी हैं, और इस बदलाव को कोई रोक नहीं सकता। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में अक्सर होता है कि हम हालात के नासाजगार होने को अपनी नाकामी का जिम्मेदार करार कर कर खुद को जिम्मेदारियों से बेरुजुमा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तजर्बा कहता है कि हालात कितने भी नामुवाफिक हों, अगर हौसला, लगन और मुस्तकिल मिजाजी है तो कामयाबी हर हाल में इंसान के कदम चूमती है। मैडम क्यूरी की कहानी हमें बताती है कि ज़िंदगी की उलझन, परेशानी और मसले तरक्की के रास्ते पर हमें आगे बढ़ने से उसी वक्त तक रोक सकते हैं जब तक हम हौसला और लगन को आवाज़ नहीं देते। और जैसे ही हम लगन और हौसले का हाथ थाम लेते हैं, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं और मंजिल अपने आप मिल जाती है।
ये लो।